कोई शायद कोई फेवर आने के चांस बन जाए। तो अभी हम उसको 50-50% में प्ले कर सकते हैं कि शायद कोई बेनिफिट वहां पे मिल जाए लोगों को कैपिटल वैल्यू टैक्स पे जो फॉरेन एसेट्स पे लोगों ने देना। चले, ये तो आपने सुपर टैक्स और बाकी टैक्सेस का कुछ और फायदा हो गया। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन को आपको पता है, उसमें उन्होंने अमेंड कर दिया, आप एक नजर देख लें। इसमें उन्होंने वो जो अमाउंट बढ़ा दी है और साथ आईटी इनेबल सर्विसेज को अंदर ऐड कर दिया। चलो आगे चलते हैं। सुपर टैक्स पहले हो गया। ये है जी आपका, ये मैंने आपको पहले करा दिया है, ये जो अदर इनकम में ऐड किया उन्होंने सुपर टैक्स को। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, टैक्सेस ऑन इनकम 44 जो सेक्शन है उसके बाद बेसिकली हुआ ही है कि आपके बलूचिस्तान में एक फॉरेन कंपनी है जिसने की इन्वेस्टमेंट की है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये सेक्शन ऐड किया गया, दैट्स ऑल। और जितने भी बेनिफिट्स हैं, टोटल इनकम विद होल्डिंग टैक्सेस, उनके इन्वेस्टर्स को, लोगों को, उसको क्या कहते हैं आपका, इसमें एक और भी सेक्शन है जो एंटी वायलेंस से और डेप्रिसिएशन, ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो उनको दिए गए हैं। और ये क्यों दिया गया, जरूरत क्या है, असल बात ये बेसिकली उनका लॉ तो पास हो गया था लेकिन इधर इनकम टैक्स लॉ में कोई प्रोविजन नहीं थी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ सुपीरियर के अलावा इनकंसिस्टेंट होगा विद इनकम टैक्स लॉ तो प्रिवेल इनकम टैक्स लॉ करेगा। अब इनकम टैक्स लॉ ने इसको प्रोटेक्शन दी कोई नहीं थी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला सेक्शन इसमें डाला गया। बाकी बेनिफिट्स उसी तरह ही है जिस तरह उनके सेकंड और थर्ड शेड्यूल में उन्होंने दिए हुए हैं, वो उसी तरह इंटैक्ट है। और उनका पूरा इंडिपेंडेंट लॉ सेकंड और थर्ड शेड्यूल के थ्रू जो एग्जेम्पशन है और फर्स्ट शेड्यूल में किन को मिलेगा वो सारा उन्होंने लिस्ट आउट किया होगा। नेक्स्ट है जी मेरे पास ये आ गया जी नेक्स्ट अब कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग। इस पे क्योंकि मैंने, अगर मैं पढ़ना शुरू हो गया तो आप लोग सब सो जाएंगे और फिर मजा नहीं आएगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको जुबानी ही आपको कवर करा के तो इसमें से बाहर निकल जाए। दो मेजर अमेंडमेंट्स हैं। एक, अगर आप अपना नया घर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें 10% लिमिटेशन के साथ और अमाउंट दी हुई है, उनमें से जो लोअर होगा वो आपकी टैक्स लायबिलिटी में से माइनस किया जाएगा, नंबर 1। लेकिन वो घर 1 जुलाई 2023 से ऑनवर्ड आप नया बनाएंगे तब। दूसरी तरफ उन्होंने सेकंड शेड्यूल पार्ट 3 के अंदर एक और उन्होंने बिल्डर्स को छूट दी है कि अगर बिल्डर कोई आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, स्पेसिफाइड कंडीशंस को मेट करेंगे, तो उनको भी एक टैक्स रिडक्शन जो है वो दी जाएगी। उनकी भी अमाउंट जो 10% उन्होंने दिया हुआ, मैंने इसके अंदर 2 कमेंट्स तो लिखे, आप देख सकते हैं इसके। तो अब आप इसको उसके साथ मिला के पढ़ेंगे तो आपका वो पूरा हो जाएगा। यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट अप करने के लिए नया घर या बिल्डर कंस्ट्रक्ट करेगा तो स्पेसिफाइड कंडीशन मेट करे और आपको क्रेडिट दे दिया जाए। लेकिन इसमें एक एतराज है, वो ये है, अगर आपने ये टैक्स क्रेडिट एक बंदे को दिया है जो इंडिविजुअल के लिए है, तो 149 सेक्शन में कॉरेस्पॉन्डिंग जो अमेंडमेंट करनी थी कि ये टैक्स क्रेडिट उसको भी दिया जाएगा जब आप सैलरी पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसमें कोई अमेंडमेंट नजर नहीं आ रही। नेक्स्ट है एसोसिएट। इसमें उन्होंने ये कहा है कि इसके स्कोप को एक्सटेंड किया है कि वो लोग, जब आप ट्रांजैक्शन उन लोगों के साथ करेंगे जिनका ज्यूरिसडिक्शन 0% टैक्स है, तो उसको भी उन्होंने एसोसिएट। एक्चुअली ये क्या हो क्या रहा है, बेसिकली क्रक्स निकाल लेते हैं लाइव। एसोसिएट के साथ जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वैल्यू या ट्रांजैक्शन की अंडरमाइनिंग होने के चांसेस होते हैं। मसलन आप अपने दोस्त को कहेंगे यार एक घर मैंने तुम्हें किराया तो किधर है, ठीक है।
उसके स्कोप को एक्सटेंड किया गया है कि ताकि आप ट्रांजैक्शन फेयर मार्केट वैल्यू पे करें, अपनी मर्जी की ट्रांजैक्शन ना करें। अपने दोस्त को अपने किराए पे भर दिया कि चलो यार तुम तो दोस्त हो, ये वैसे तो 2 लाख लगता है, तुम्हें 50,000 दे दे, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू नहीं होगी। आपको इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी ताकि टैक्सेस पूरे वैल्यू पे पे हो, सिर्फ और इसके अंदर वो कोई चीज नहीं हो। रिलेटिव की डेफिनेशन चेंज की उन्होंने इसी तरह। रिलेटिव आपको पता है काफी वो गिफ्ट के चक्कर में काफी चीज दफा चेंज होता रहा। 99D थी। इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, बेसिकली सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इसी सेक्शन पे हो कि आपने 50% तक आपने एक टैक्स लगाना है, और कब लगाना है? लास्ट 5 इयर्स में। 23 से पीछे 23 को काउंट करके, यानी 23, 22, 21, 20 और 19 ये अंडर दी हैमर आ गया कि किसी भी केस में। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आपके पास आ गई, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिक्लेयर्ड है या नहीं है, इस तरह की तो इजाजत कोर्ट कभी भी नहीं देगा। ये लिटिगेशन में इसने चले जाना, या ये एक्ट के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट प्रपोज होगी, लागा रहिएगा। इस तरह की पावर आप देख के एक बंदे की इनकम का 50% तक टैक्स ले लेंगे बंदे से, तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? क्या वो पाकिस्तान के अंदर रहेगा? ये भी एक क्वेश्चन अपनी जगह पे। 111 जी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट्स है इसके अंदर। आपको पता लिमिट जो है पहले 50 लाख रुपए था, पहले अनलिमिटेड होता था, फिर ये 1 करोड़ में आया, फिर ये 50 लाख है, अभी 50 लाख है। इसको प्रपोजल ये है कि 1 लाख US डॉलर के बराबर कर दिया है, लेकिन मेरी सजेशन जरा डिफरेंट है। आज जनाब 1 लाख डॉलर को ना रुपीज में कन्वर्ट कर दे, आपकी मेहरबानी। उसका रेट किस दिन क्या होगा? आज तो 3 करोड़ तकरीबन बन रहा है, कल क्या होगा, अगले साल क्या होगा? तो इसकी अमाउंट अगर आप जिस तरह 5 मिलियन है, अगर आप 1.5 करोड़ देना चाहते हैं, 1.5 करोड़ लिखते हैं। ये डॉलर के चक्कर में ना मुझे डाल, मुझे पता नहीं अमाउंट कितनी होगी, उससे फर्क ये पड़ेगा कि एक अमाउंट फिक्स हो जाएगी ना, मुझे पता होगा कि मैं इतनी अमाउंट ला सकता हूँ। सर वो उस दिन का रेट लगेगा ना जिस दिन पैसे आएंगे। चले ठीक है, बात किसी हद तक बात आपकी भी ठीक है, लेकिन अगर अमाउंट रुपीज में आ जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हमारी सजेशन ये है। बाकी डॉलर रखना चाहते हैं, डॉलर में ज्यादा एडवांटेज है। सर मैं आपको अभी डॉलर भी नहीं लाने दूंगा, अभी बताता हूँ। अभी देखिए आगे होना क्या है। क्या आपके पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट इस लॉ में प्रोटेक्शन है? कितने लोग हैं जिनको नोटिस इशू हुए हैं? ये पैसे आपको किसने भेजे, क्यों भेजे? इसका पर्पस आप क्लियर करें, वरना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ आपको हिट हो जाएगा। तो आप खाली इधर क्लियर ना करें, बाकी लॉ से भी तो प्रोटेक्शन बंदे को चाहिए ना। लिखा है सिर्फ इनकम टैक्स वाले नहीं पूछेंगे जी, सिर्फ इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स का लॉ ही है सर। मिनिमम टैक्स ही आपको पता है, इसमें कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो कैरी फॉरवर्ड बंदा करेगा वो अपनी एनटीआर की इनकम के केस की जो कि मिनिमम से ज्यादा होगी उसके केस एडजस्ट करेगा, और कुछ नहीं। 146 जी, ये कमिश्नर जनरल रेवेन्यू को ये भी पावर चली गई है कि अदर लॉज में अगर कोई रिकवरी आउटस्टैंड करती है और इनकम टैक्स के तौर पे वो कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी ये कलेक्ट आपसे कर सकेंगे, यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू भी पावर इधर आएगा। 147 में जी 4C आपको पता, चूंकि अब लायबिलिटी में आएगा तो क्वार्टरली बेस पे इसने आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स बनेगा उसके अलावा इसने भी कैलकुलेट होना है, और दोनों ने जमा करके आपने एडवांस टैक्स देना है। नॉन रेजिडेंट में जी इन्होंने ये कहा कि इनको प्रॉब्लम ना हो, जो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है जो पेमेंट्स पे नॉन रेजिडेंट को होगा वो 30 डेज के अंदर ऑनलाइन में एप्लीकेशन में अगर नहीं आता तो ऑटोमेटिक है कि आपके पास आ जाए, वो समझा जाएगा कि डीम्ड एज अलाउड हो गया। एक्सपोर्ट में जी उन्होंने जो स्कीम के अंदर लोग शामिल हैं, जो डायरेक्ट एक्सपोर्टर इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर को पेमेंट करते हैं, उस पर भी वही रेट होगा जो कि स्कीम के अंदर होगा। तो यानी अगर उधर 1% है तो 1% ही देके फाइनल डिस्चार्ज हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर का। 154 है, मैंने आपका पहले कवर कर दिया। इसके अंदर जो इसमें डिस्कशन होगी आपसे स्वैप, ये उसमें कोई खास चेंज नहीं है जी। और जितनी चेंजेस आपने उधर की मैंने अभी बताई, जो ओनरशिप पे है 168 में भी और 169 में भी कर दिया। सर्विस ऑफ नोटिस जी, इसके अंदर ग्रामेटिकल एरर है, कोई खास चीज नहीं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर टैक्स एक्सीलेंस जी, 1 मिनट का इसमें इन्होंने
अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को पॉलिसी मेकिंग, उनकी ट्रेनिंग, वर्कशॉप करने के लिए एक अलग से गवर्नमेंट इदारा बनाने जा रही है। और इसमें बाकी डायरेक्टर नॉमिनेटेड कौन करेगा, डायरेक्टर कौन होगा, काम कौन करेगा, वो सारे इसके अंदर अवेलेबल है। और इसमें वो जो रिटायर्ड टैक्सेशन ऑफिसर है वो भी इसके अंदर जा सकते हैं। कैश विड्रॉल जी आपको पता है पहले भी आया था, अब दोबारा वापस आया, लेकिन अब सिर्फ नॉन जो एटीएल पर्सन है उनके लिए होगा और होगा 0.6%। अगर एक दिन में एक बैंक में आपकी टोटल ट्रांजैक्शन 50,000 से एक्सीड करेगी तब। अगर आप बाहर से कोई वर्कर लेके आते हैं तो जो पार्टी वर्कर को लेके आएगी वीजा रिन्यूअल या इशूइंग अथॉरिटी वाले उससे 2 लाख रुपया पर वर्कर के हिसाब से टैक्स काट लेंगे और जो बंदा 2 लाख पे करेगा वो बाद में अपनी इनकम के गेन एडजस्ट कर सकेगा। 236 के जी जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है होल्डिंग पाकिस्तान, जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है होल्डिंग इन चारों में से कोई एक, पीओसी आपके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ओवरसीज वाला नाइको, सीएनआईसी हो उसके पास, अगर वो स्पेसिफाइड अकाउंट्स के थ्रू बाहर से पैसा लेके यहाँ प्रॉपर्टी खरीदेंगे। काफी लोगों को ये मसला था, मैं खुद भी 4-5 केस में बच चुका हूँ कि जो नॉन रेजिडेंट है जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो डिक्लेयर नहीं हुई होती तो वो फिर उनका 111 लगा के उसको टैक्स लग जाता है। फिर हमें उनके पासपोर्ट की कॉपियां सारी चीजें अरेंज करनी पड़ती हैं, ये जी बाहर से पैसा आया ऐसे आया, वो सारा इसके अंदर उन्होंने 2% जो टैक्स था इसके ऊपर 236 के का उनको छूट दे दी है उन्होंने इसके अंदर। बोनस शेयर आपको पहले मैंने करा दिया, ये 4C मैंने आपको पहले करा दिया रेट्स वाला। लिस्टेड कंपनी के लिए अच्छी खबर है जी कि टर्नओवर टैक्स जो है वो 1.25% से रिड्यूस होकर उसके लिए 1% होगा ताकि लोग कंपनीज को लिस्टिंग में लेकर जाए। इंपोर्ट में जी जो कमर्शियल इंपोर्ट है फिनिश गुड्स वाला 0.5% रेट बढ़ गया। 152 के लिए एक चार्ट मैंने बना दिया आपके सामने, जो मैंने आपको पहले बताया था 1% हर एक का उन्होंने बढ़ा दिया। आप प्रपोज रेट में देखेंगे सब में 1% बढ़ गया है, लेकिन अकॉर्डिंगली अगर आप नॉन एटीएल वाले से करेंगे तो वो डबल जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। इसी तरह की पोजीशन 153 में है, वो आप देख सकते हैं, सिर्फ रेट का थोड़ा सा फर्क है, अदरवाइज उसी तरह ही है। लेकिन एक पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा 153 के अंदर, वो ये है कि आपकी गुड्स पे रेट बढ़ा है लेकिन राइस, कॉटन, सीड और एडिबल ऑयल पर निकाल के, सर्विसेज पे रेट बढ़ा है लेकिन प्रिंट मीडिया और एंटरटेनमेंट सर्विसेज को निकाल के, कॉन्ट्रैक्ट्स पे रेट बढ़ा है लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन को निकाल के, ये जरा देर में रखिएगा। एक्सपोर्ट का रेट मैंने आपको बता दिया 26 तक 0.25। ये आप जो डेबिट क्रेडिट के थ्रू बाहर पेमेंट करते हैं उस पर रेट 1% को डबल 2 हो जाएगा और 5% तक, पहले तो 1 से 5 पे चला गया और अगर अदरवाइज नॉन एटीएल वाला चक्कर होगा तो वो 10 भी हो जाएगा, 2 और 10 हो जाएगा। ये जी आपका जो पार्ट 1 है उसमें ये लिस्ट ऐड की गई है टोटल इनकम से छूट देने के लिए। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आप आरईटी को कर रहे थे उसका पीरियड 23 से बढ़ा के 24 कर दिया। ये भी 24 फटाफटा में इनकम टैक्स, सेल टैक्स और एफडी तीनों में अमेंडमेंट की है कि उन्होंने एक साल उनकी एग्जम्पशन का बढ़ा दिया। ये प्रॉफिट और डेट के ऊपर है, ये वही रिको जो डेट प्रोजेक्ट था उधर था उसको, उसकी जो कंसल्टेंसी है उसको भी उन्होंने एग्जम्पशन को बढ़ा दिया। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो रूरल इंडस्ट्री में आप लगाएंगे एसएमई में फॉल करेगा, उसको उन्होंने 5 साल की छूट दी है 2024 से लेकर 2028 तक, लेकिन कंडीशंस को मेट करने के बाद जो नई कंपनी फर्स्ट या इंडिविजुअल एओपी 1 जुलाई 2023 के बाद लगेगी उसको। ये एक बिल्डिंग वाला जो मैंने आपको शुरू में बताया था बिल्डर वाला, ये मैंने करा दिया। ये यूथ के लिए एक अच्छी खबर है जी। लास्ट ईयर मुझे याद है जब आया था बजट तो उसके अंदर वुमेन्स के लिए एक अच्छी खबर थी कि उनकी अगर वो कोई नया बिजनेस करेंगी स्टार्ट, चाहे इंडिविजुअल कंपनी या होगी जिसमें सिर्फ वुमेन्स होगी, तो उनकी टैक्स लायबिलिटी जो बिजनेस से आती थी पहले लिखा हुआ इसके अंदर वो 25% कम हो जाएगी। अब की बार उन्होंने कहा कि अगर यूथ इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मेल और फीमेल, अगर वो 30 साल की उम्र का है या खतून है और वो फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर पे उसकी उम्र 30 साल के अंदर है
तो उसको 50% जो लायबिलिटी उसकी बनेगी उसमें छूट दी जाएगी विद उन्होंने लिमिटेशन इसके अंदर कंडीशन लगा दी है कि आपको छूट मिल जाएगी, लेकिन प्लस विच एवरेज लोअर वाला है 5 मिलियन भी है। ये फंड के लिए जो आप इन्वेस्ट करेंगे जी उसके अंदर छूट है वो प्राइम मिनिस्टर जो रिलीफ फंड उन्होंने बनाया, ये टर्नओवर टैक्स से छूट दी गई है। ये सेक्शन चूंकि 236 यू खत्म हो चुका था, उसकी एग्जम्पशन 100 क्लॉज में थी, उसको क्योंकि वो रिटर्न हो गया उसको फारग कर दिया। ये अमेंडमेंट्स है जी बेसिकली वही जो प्राइम मिनिस्टर वाला फंड है फ्लड वाला, उसमें उन्होंने 151 से 236 से और स्पेसिफाइड लोगों को वो जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था 3 महीने का पीरियड खत्म हो गया है इंपोर्ट पे, और नीचे अगर आप टोमेटो और ऑनियन इंपोर्ट करते हैं 31 दिसंबर 2022 तक उनको भी उन्होंने बैक डेट में जाके उसको छूट दे दी है। फोर्थ शेड्यूल है, फोर्थ और फिफ्थ में 2 चीजें आई हैं। 99D जो आपने पढ़ा वो 50% वाला, वो इंश्योरेंस और जो मिनरल और है उन पे भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया और बैंकिंग कंपनी में भी उसको एक्सटेंड कर दिया। आपको पता है कि लास्ट ईयर उन्होंने ये कहा था कि जो स्पेसिफाइड सेक्टर में एडवांसेस बैंकिंग कंपनी करेगी उनको नॉर्मल रेट की जगह 20% लगेगा। इस दफा भी उन्होंने ये कर दिया कि आईटी सेक्टर को अगर आप लोन और एडवांसेस देंगे और वहां से जो इनकम आपको आएगी उस पर आप 39% नहीं 20% टैक्स पे करेंगे बैंकिंग कंपनी का। ये उसका उन्होंने डाल दिया। ये प्रॉफिट ऑन डेट है जी, ये नॉन रेजिडेंट कंपनी के लिए अगर वो कंडीशन मैच करेगी तो एग्जम्पशन दी जाएगी।